लखनऊ एनेक्सी के पास महिला कैदियों को ले जा रही गाड़ी में लगी आग। रजनी सिंह मिसेज वोग स्टार इंडिया लखनऊ से चुनी गई। लखनऊ वोग स्टार इंडिया के द्वारा मिसेज इंडिया का आयोजन दिनांक 14 अप्रैल को जयपुर में हुआ, जिसमें 17,000 महिलाओं में से 63 महिलाओं को पूरे भारत में से चुना गया एवं जयपुर में बुलाया गया। कड़ी मेहनत के बाद रजनी सिंह मिसेज वोग स्टार इंडिया लखनऊ से चुनी गई और क्राउन पहनाया गया। रजनी सिंह ने बताया कि वोग स्टार ने मुझे वह ग्रेट मंच दिया जिसका सपना मैं बचपन से देखती आई हूँ। मैं राजपूत फैमिली से हूँ जहाँ ये सब करना सही नहीं माना जाता है। मेरी शुरुआती शिक्षा लखनऊ में हुई और पढ़ते समय ही मेरा विवाह हो गया, पर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरा शुरू से मॉडलिंग का शौक रहा, जिसे मैंने पूरा करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की और जब भी मौका मिला प्रयास किया। ईटीवी उत्तर प्रदेश में मिसेज भाग्यशाली की प्रतियोगिता भी मैंने जीता है और एयर होस्टेज में भी सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन परिवार के लोग नहीं जाने दिए। मेरे परिवार में औरतों को बाहर काम करने की भी छूट नहीं थी। तब भी मैंने संघर्ष कर अपनी एक रियल एस्टेट की कंपनी खोली, जिसमें मैं सिंगल ओनर हूँ। मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंसलर के रूप में 2 वर्ष कार्य किया एवं एचआर के रूप में रिक्रूटमेंट भी किया, लेकिन मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था, जो मैं अपने परिवार के विरुद्ध जाके प्रतिभाग किया और मिसेज वोग स्टार इंडिया लखनऊ चुनी गई। मैं हर महिलाओं को ये प्रेरित करना चाहती हूँ कि जो घरेलू महिलाएं हैं वह अपने शौक को पूरा करे और जहाँ जो मंच मिले वहाँ प्रतिभाग करने का प्रयास करे। मुझे मेरी माँ और बेटी ने बहुत सपोर्ट किया। मैं बताइए कि किस तरीके का जर्नी रही और यहाँ तक आने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। जी सर, नमस्कार। पहले तो मैं रजनी सिंह, तहजीब के शहर लखनऊ से। लखनऊ मेरा बॉर्न प्लेस है। लखनऊ से मैंने नर्सरी किया है और यहीं से मैंने पढ़ाई LU तक मैंने यहाँ से पूरी जर्नी मेरी रही है। स्टार्टिंग में मेरी शादी हो गई। आफ्टर मैरिज कम एज में मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी शादी हो गई। मेरे फादर भी नहीं रहे, उनको अटैक आ गया। उसके बाद से सर मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरा कोई सपोर्टर नहीं, मम्मा के अलावा मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कभी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हौसलों में बहुत 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 ताकत है। इतना प्रॉब्लम्स में ताकत नहीं जितना मेरी हौसलों में ताकत है। तो मुझे हारना पसंद भी नहीं है। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा इरादा बहुत मजबूत है और मैं सर आज वोग स्टार की विनर रही हूँ। लखनऊ से अलोन मिसेज इंडिया चुनी गई हूँ, मिसेज इंडिया लखनऊ। तो सर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। उसकी तैयारी कर रही थी तो किस तरीके का जो है चुनौतियाँ सामने आपके आई और किस तरीके से उनसे आपने जो है संघर्ष किया? सर बहुत सारी चुनौतियाँ आई। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मेरी अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उस कंपनी में मुझे पूरा टाइम देना होता है और उस कंपनी के बावजूद मेरा अपना स्कूल भी इसी समय मैंने उसकी फ्रेंचाइजी भी ले ली। मुझे नहीं पता था कि ग्रैंड फिनाले अप्रैल में हो जाएगा। तो मैंने अपनी कंपनी से समय बचा के मैं जब अपनी कंपनी से रात में घर जाती थी, सर मुझे 8:30 बज जाता है, 9 बज जाता है, क्योंकि अपनी कंपनी है रियल एस्टेट। गोमती नगर से मुझे फजुल्लागंज पहुंचने में 1.25 घंटे लगते हैं और उसके बाद मैं रात में जाके रैम्प वॉक करती थी। रात में जाके मैं प्रैक्टिस करती थी कि मुझे क्या बोलना है। नाइट में सर 2-2 बजे रात तक मैंने प्रैक्टिस की है। और जिस दिन ऑनलाइन रैम्प वॉक का टेस्ट था, मैं कोई पार्लर नहीं गई, कहीं नहीं गई। मैंने खुद से अपने आप को तैयार किया और मैंने अपना टेस्ट दिया, जिसमें कि मैं पास हुई और मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंची। बहुत इम्प्रेस है मेरे जजेस, मुझसे बहुत इम्प्रेस हैं, क्योंकि जहाँ पे रियल एस्टेट में लोग मानते हैं कि लड़कियों का जाना सही नहीं है, लोग मानते हैं कि जॉब करना सही नहीं है, वहीं पे मेरी खुद की कंपनी है। ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो कहते हैं कि लड़कियां कॉर्पोरेट में सेफ नहीं है। ये उन लोग के लिए ऊपर तमाचा है कि मैं उसकी बॉस हूँ, सिंगल ओनर हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी लेडी कितनी भी मजबूर हो, लेकिन अगर उसके अंदर उम्मीद है, उसको ये हौसला है, उसके अंदर जज्बात है कि मुझे आगे बढ़ना है, सिर्फ आदमियों पे डिपेंड नहीं रहना है,
मुझे घर हाउसवाइफ ही नहीं बनना है। मैंने इतनी अच्छी स्टडी की है हाउसवाइफ के लिए थोड़ी ना, घर में खाना बनाने के लिए स्टडी नहीं की। मैं बहुत अच्छी कुक भी हूँ, मैं बहुत अच्छा अपने बच्चों का टिफ़िन भी बनाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद बाहर की दुनिया भी है जो मेरा वेट कर रही है, और अपने सपने हर लेडी पूरा कर सकती है अपने इन्हीं जज्बातों के वजह से। तो आप किस क्षेत्र में और आगे जाना? मैं अभी आगे जाना चाहती हूँ, मैं अच्छे ब्रांड से मिलना चाहती हूँ, अच्छे ब्रांड में अपना पोर्टफोलियो भेजूँगी, और वहाँ से सेलेक्ट हुई तो मैं किसी ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकती हूँ, और अब सीरियल्स वगैरह में भी वर्क कर सकती हूँ। महिला अभिनेत्री कौन सी पसंद है सबसे ज़्यादा? जी, पसंद करती महिला अभिनेत्री? मुझे वुमेंस में सबसे अच्छी जो लगती है वो है माधुरी दीक्षित, एवरग्रीन है। शिल्पा शेट्टी, जिनकी एज कभी उनके पर हावी नहीं हुई, ये सारी मेरी फेवरेट हैं। और कभी किसी को ये लगना भी नहीं चाहिए कि हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अपने पूरी तरह से अपना रोल निभाएं, एक माँ का, एक बहू का, हर चीज़ का। बस ज़रूरी नहीं कि हमारे फिल्मों में मैं रोल करना चाहती हूँ जिसको लोग याद रखें, एक आइडियल रोल। और दूसरी चीज़, मैं सबसे बड़ा मेरा सपना है कि लोग मेरे फेस से और मेरे नाम से मुझे पहचानें। एक साहसी पिता ऐसे भी बेटी को ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। लाख कोशिश के बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई। इसके बाद पिता ने जैसे गाजे बाजे के साथ बेटी को विदा किया था, वैसे ही धूमधाम से वापस ले आए। बेटी ने शादी के दौरान जो चुनरी पहनी थी उसे दरवाजे पर टांग दिया। अमेठी एसडीएम ने नहीं पहचाना विधायक को। कलेक्ट्रेट गेट पर तैनात एसडीएम प्रीति तिवारी ने जगदीशपुर विधायक और पूर्व मंत्री को नहीं जाने दिया अंदर। स्मृति ईरानी के साथ नामांकन कक्ष में जा रहे थे विधायक, कैमरे पर छलका विधायक सुरेश पासी का दल। उसके बाद में भी आपको नहीं जाने दिया जा रहा? हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपके सामने कह रहे तुमको पहचानते नहीं कौन। आईडी पकड़ लो। बताइए, जिस जिले का एसडीएम और हाँ दोनों विधायक खड़े, उनको ये पता ही ना हो कि हमारे कार्य क्षेत्र के कौन है, विधायक कौन है। किसने मना किया विधायक जी? ये एसडीएम खड़ी हैं एक मैडम, और ये एसडीएम प्रीति तिवारी खड़ी है, वो वही मना की हैं। बोल रहे तुमको पहचानते नहीं कौन। एसडीएम प्रीति तिवारी अपने कार्य क्षेत्र के विधायक को ही नहीं पहचान रही। ना नहीं पहचान। क्या कह रहे हैं कि संभल सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बक का विवादित बयान। अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को बताया अपना आदर्श, कसम है उनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, ये लोग बुलडोजर से खौफजदा करने आए हैं। नुक्कड़ सभा का बताया जा रहा बयान का वायरल वीडियो। आज जो हालात संभल और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। और जो योगी महाराज जब खिलाड़ी में आए थे, आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो परसों 26 तारीख में वहां पे बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इंजन फेल करने का काम करेंगे। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो प्रदेश की हुकूमत भी, मुझे उम्मीद है, ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बैसाखी पे टिक नहीं पाएगी। आज हम सबको ऐतिहासिक फैसला लेना है कि एक वोट सिर्फ अपने वोट को नहीं देना, बल्कि हमें ये सीख भी लेनी होगी। मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरे फन का तकाजा ये है। मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरे फन का तकाजा ये है। मुझे दुश्मन की भी तस्वीर बनाना होगा। मेरे बुजुर्गों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग एक मिशन के तहत अपने
वोटों को बढ़वाने का भी काम करते हैं और बढ़वाने के साथ साथ आपके वोटों को घटवाने का भी काम करते हैं। यकीनन उस कड़ी में तो हम लोग पीछे रहे। बीजेपी ने अपने वोट बनवाए और हमारी तादाद वोटों की ज्यादा नहीं बन पाई, लेकिन इसके बावजूद भी गणित हमारा बहुत ऊपर है उनसे। लेकिन हमें उनको उस गणित में फेल जो उन्होंने वोट बनवाए हैं उसमें उन्हें बीजेपी को फेल करने के लिए हमें अपने तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। याद रखना ऐसा नहीं हो कि गर्मी अगर ज्यादा हो रही है मौसम की वजह से तो आराम कर करके कि कुछ वोट 10 में से ये सोचे कि 7 वोट पड़ गए तो 3 से क्या हो रहा है। एक एक वोट की कीमत होती है जब काउंटिंग हो रही होती है। तब जो काउंटिंग में एजेंट होते हैं उनसे पूछिए दिल की धड़कनें कैसे अप डाउन होती रहती है। जो ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम मशीन नहीं, ऐसा लगता है जैसे ईसीजी मशीन है जो बीप के साथ चलती रहती है। इसलिए मेरी दरखास्त है एक एक वोट और वोटों की परसेंटेज बढ़ाते हुए अपने इतिहास को बनाना है। और यकीनन आज जब दादा मोहतब का टिकट था सिर्फ संभल ही नहीं सब जगह यही ख्वाहिश थी, जो हालात प्रदेश और देश में थे कि भट्ट साहब फिर से एक बार चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे और हमारी क़यादत करें। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह के हुक्म के आगे हम सब मजबूर हैं। यकीनन आज दादा मोहतब की कभी बेपनाह गलती है और वो सिर्फ मेरे ही सरपरस्त नहीं थे, आप सब लोगों के सरपरस्त थे। और सिर्फ आप लोगों के भी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में जो भी उनसे मोहब्बत करता था सभी की सरपरस्ती करते थे। हमारा एक भारत से हमें ये चीज रहती थी कि अगर खुदा नखास्ते से कोई परेशानी होगी, कोई गलती हो जाएगी, कोई अत्याचार होगा तो हमारे कायद दादा मोहतब भट्ट साहब हमारे सरपरस्त उसको संभाल लेंगे। यकीनन आज उनकी जगह मैं क्या कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये यकीन जरूर दिलाना चाहता हूँ, जैसे हमारे बड़े भाई आशुफ मलिक साहब कह रहे थे कि जियाउर रहमान बर्क भी भट्ट साहब की तरह वैसे ही आवाज उठाने का काम करेगा जैसे कि दादा मोहतब भट्ट साहब ने उठाई है। और मैंने अपने एक कदम से साबित भी करके दिखाया है। मेरा विधानसभा का पहला टर्म था, पहली बार विधानसभा के अंदर पहुंचा। यकीनन पहली बार पहुंचने के बाद वहां पे बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का करम है, दादाजी का तजुर्बा मेरे पास था। पहली बार विधानसभा में पहुंचने के बाद में भी जितने सदन मैंने सत्र ज्वाइन करे कोई ऐसा सत्र नहीं था कि जिसमें मैंने अल्लाह करम से आप लोगों की आवाज को नहीं उठाया हो। वो तो प्रदेश का सदन था। अब इंशाअल्लाह जब मुझे मुल्क का सदन मिलेगा, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का एक मेंबर बनने का मुझे मौका मिलेगा, तो यकीन दिलाता हूँ कि दादा मोहतब भट्ट साहब की कोशिश करूंगा उनकी वही आवाज को बुलंद कर सकूं जो वो आपके लिए हमेशा से उठाते चले आते थे। आज इस मौके पे मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए यकीनन जैसा भी मेंबर तस्दीक रईस साहब ने बताया कि वो आज शादियां 4 है मोहल्ले में, इस वजह से लोग ज्यादा नहीं आ पाए। इस चीज की अगर पहले से मालूमात होती तो आज दिन नहीं रखते। खैर कोई बात नहीं, लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा है। मुझे ये मालूम है कि यहाँ अगर हम प्रोग्राम नहीं भी करते तो इंशाअल्लाह ताला तब भी वोट एक तरफा मिलता और आज चले तो तब भी इंशाअल्लाह एक तरफा ही मिलेगा। इस आंधी में कोई नहीं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। अगर बीजेपी के लोग किसी प्रधान पर, किसी राशन डीलर पर दबाव बना करके अगर फोटो खिंचवा रहे हैं तो यकीन जानना मैं इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ, वैसे तो उनका दिल भी गवारा नहीं करेगा, लेकिन अगर वो दबाव बनाने के भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे घूम के देख लेना कहीं भी, तो कोई उनकी पार्टी है या उनके लोग है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये इलेक्शन कोई विधानसभा या मैं तो कह रहा हूँ लोकसभा का भी आम इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन आम जनता का इलेक्शन है, पूरी कौम का इलेक्शन है और सब लोग चाहते हैं इस बीजेपी का सूपड़ा साफ कर करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है, इस बीजेपी के घमंड को तोड़ना है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और याद रखना, जो कुर्बानी, जो परेशानी इस बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे
शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का खूब साथ होकर निकल देना। मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ। शादी के समारोह में पहुंची पहली पत्नी का हंगामा, दूल्हा पहुंचा कोतवाली। पिलखुवा के मोहल्ले में शादी के समारोह में शादी की तैयारियों के साथ नाच गाना चल रहा था। शादी की रस्में चल ही रही थी, अचानक एक युवती ने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। पूछो मेरे साथ कितने दिन रहा है, महीने से उस पार रहा है, मेरे हर दिन मिलने गया है मेरे से। मिल लगा है, डॉक्टरी भी कही है, कहीं भी डॉक्टरी करो। हाँ। किस चीज की डॉक्टरी होगा? मेडिकल टेस्ट करवा दो, एक वो बच्चा है, डेली करता है। जबकि सुनने से क्या फायदा है, क्यों ना सुनने। ये बता दे रहे हो अबे पति पत्नी के साथ रहोगे। एक मिनट रुक जाओ, सुन लो नजमो ये बात ऐसी है विजय मेरे साथ ना 36 जनों के साथ रह लिया। यू रह रही है 50 जन, एक मिनट बोलना मत ना, यू रह रही है 50 जनों के साथ। तू एक दिन भी इसके साथ रहा या ना रहा है? कै दिन रहेगा? 1.5 महीने रहा इसके साथ। अभी 50 जनों का बोझ तेरे ऊपर पड़ रहा, बता कहाँ गलत है? ये क्या कहना है सर? अभी 3 महीने का अगर यूँ कारोबार लगे फिर क्या होगा? वो कह रही है, वो भी कह रहे तो इसको बाकी दे दो, क्या कह रहा हूँ? वो लोग 1 महीने से तो बात को कितने दिन से जाना भी है मैंने? अमन अमन कौन सा वाला है? दोनों अमन को जानती हूँ मैं। एक तो गाजियाबाद दिन के साथ सिद्धार्थ विहार में काम कर रहे थे। लंबू वो अमन है? ये अमन को भी जानती हूँ। दोनों वो बोलते हैं जाने अमन को तो। हाँ कहाँ है भाई अमन? आया शादी में ना? उन्होंने बोला था कि आपकी फैमिली पे उनसे लड़ाई हो गई। नहीं, मैंने उनसे रियल नहीं, मेरी आने फोन पे बातचीत हुई है इंटरव्यू। अगर ऐसी बात है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मन दिएगा ही। उसे बुला लो, अमन भी बुला लो, जिशान भी बुला लो। जिशान जो फूफे मुमेरा फूफेरा जो ही भाई को बोल रहा था। जिशान बता तो रहे। जिशान तो अपने ही है। जिशान अपने से। हाँ तो उसे बुलाओ ना। कहाँ जिशान? उससे कब से बात हो रही है तुम्हारी? जब ये भगे थे घर से रात को 12 बजे घर से निकल गए, किराए के रूम पे रह गए थे। तब मैंने हमीरपुर बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का वीडियो वायरल। मैं बहुत दौड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा भार नहीं उठा पाएंगे। मैं अधिक भार उठाने में सक्षम नहीं हूँ। उम्र 50 साल है, जितना कर सकता हूँ वही करूँगा। आने वाले 5 साल भी ऐसा ही रहूँगा। इससे ज्यादा ना मेरी हिम्मत है ना काबिलियत है। मैं जितना दौड़ रहा हूँ, जितना फोन उठा रहा हूँ, आप समझ लीजिए इससे ज्यादा हम में हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा काबिलियत भी नहीं है। आगे 5 साल भी जैसा हूँ ऐसा ही रहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी उम्र भी 50 साल हो गई है, 50 साल हो गई। जितना काम किया इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने परिवार का सदस्य मान। टोन्स नदी में पंचक्की लगाकर किया जा रहा है बालू का अवैध खनन। पंचक्की से टोन्स नदी में हो रहा बालू का अवैध खनन एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर बालू माफिया है सक्रिय। खनन विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी भी इनके आगे हैं, नतमस्तक हैं। अगर देखा जाए तो वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि करछना थाना क्षेत्र के सुलमाई घाट व मेजा थाना क्षेत्र के शाहपुर घाट पर पंचक्की लगाकर के टोन्स नदी की मध्य जलधारा से बालू निकासी की जा रही है। यूपी के सीएम ने आज लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को खुद संभाल लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में हजरतगंज में भीड़ के चलते ट्रैफिक जाम हो गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद माइक संभाला और ट्रैफिक क्लियर कराया। जौनपुर कार सवार बदमाशों ने वकील पर किया हमला। अधिवक्ता की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार। बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर गांव का मामला। चिंतामणि उपाध्याय, ग्राम रैभानीपुर, पोस्ट बदलापुर, जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी कलेक्ट्री में अधिवक्ता हैं।
जो कि प्रतिदिन अपने आजीविका के लिए प्रतिदिन आवागमन करते आते जाते रहते हैं। और रास्ते में आज आ रहे थे हमारे पड़ोस के ही संत कुमार दुबे, बसंत कुमार दुबे, शिव कुमार दुबे, पुत्रगण मंगल प्रसाद दुबे। पिताजी 2 पहिया वाहन से थे। आगे रास्ते में राजू शर्मा के घर के सामने पेड़ा लगा करके पहले से ही खाट लगा के वो लोग बैठे हुए थे। उनको वो अपनी गाड़ी रोके पिताजी, वो लोग असलहा से फायरिंग किए। फायरिंग करने के पश्चात गाली गलौज देने लगे। फिर इसके बाद लाठी डंडे और सरिया से मार करके उनको काफी जख्मी कर दिया।